है। देखिए चीन में हजारों साल पहले मिट्टी से शुरू हुई प्रिंटिंग की कला आज भी काफी ज्यादा फेमस है। सबसे पहले चाइनीज कारीगर इन गुथी हुई मिट्टी को एक सांचे में डालते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। हर टुकड़ों पर अलग अलग अक्षरों की लिखावट करके उसी के आकार का कट लगाते हैं। इसके बाद इन मिट्टी के टुकड़ों को आग में पकाकर ईंट जैसा मजबूत बना देते हैं। फिर इन्हें पत्थर पर रगड़कर चिकना किया जाता है ताकि प्रिंटिंग साफ सुथरी हो सके। अब इन अक्षरों को एक लाइन में सजाया जाता है, उन पर ब्रश से इंक लगाई जाती है और ऊपर कागज रखकर हल्का दबाया जाता है जिससे लिखावट पेपर के ऊपर छपने लगती है और इसी टेक्निक को मूवेबल प्रिंटिंग कहते हैं। चाइना में इन कीवीज की खेती इतनी ज्यादा होती है कि वे इसे फल के रूप में खाते ही नहीं है। सबसे पहले ये इन कीवी को तोड़कर अच्छे से छीलते हैं और पानी में धोने के बाद छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं, जिसमें शुगर पाउडर मिलाकर उसे लगभग आधे घंटे तक स्टीम करते हैं। इसके बाद इन पीसेस को धूप में तब तक सुखाते हैं जब तक यह सूखकर बिल्कुल काला और कुरकुरा ना हो जाए, जिसे इकट्ठा करके ये कीवी को स्नैक्स के रूप में खाते हैं। शुरुआत में आपको भी लग सकता है कि इन पेड़ के टहनियों पर अंगूर को जानबूझकर चिपकाया गया है, लेकिन नहीं, इनका जन्म ही इसी पेड़ पर हुआ है जिसे जबूटिकाबा फ्रूट कहते हैं। देखिए सबसे पहले इनके फूल ही पेड़ के तने से उगना शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे इसमें फल लगता है और इसी तरह से पूरे 3 से 5 साल बाद यह फ्रूट पककर बिल्कुल काला हो जाता है, जो स्वाद में थोड़ा खट्टा मीठा रसदार होता है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। देखिए चीन में हजारों सालों से इन तरबूज की मदद से कुछ ऐसा बनाया जा रहा है जिसकी भनक आज तक बहुत लोगों को नहीं है, क्योंकि सबसे पहले किसान तरबूज के इन मीठे गूदों को निकालकर इकट्ठा करते हैं, फिर इसमें कुछ खास जड़ी बूटी मिलाकर इसे अच्छे से पैक कर देते हैं और कुछ दिनों के लिए छिपा कर रख देते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब इसका रस पूरी तरह से सड़ जाता है तब इसे वे पारंपरिक भट्टी पर एक कढ़ाई में डालते हैं और आसवन विधि द्वारा इनके रसों को छान लेते हैं और तैयार कर देते हैं चीन की मशहूर तरबूजे की शराब, जिसके स्वाद के दीवाने पूरे चाइनीज लोग हैं। देखिए जब पपीते का पेड़ छोटा और लचीला होता है तभी चाइनीज किसान उसके तने में कट लगाकर उसे झुका देते हैं ताकि वह बड़ा ना हो सके, क्योंकि उन्हें इससे नुकसान नहीं बल्कि काफी ज्यादा फायदा होता है। दरअसल इसे पेड़ अपना एनर्जी तने को ज्यादा बड़ा करने में वेस्ट नहीं करता बल्कि सीधे फलों पर फोकस करता है, जिसके कारण से पपीते पहले से बड़े, रसदार और बेहद मीठे होते हैं। और क्योंकि पेड़ छोटे होते हैं ऐसे में फल तोड़ना भी पहले से आसान और सुरक्षित हो जाता है। यहाँ तक कि तेज आंधी तूफान में भी पेड़ जल्दी नहीं टूटता है। देखिए इन बांस के कोपलों के अंदर जहर छुपा होता है, फिर भी भारत से लेकर पूरे एशिया तक इन्हें बड़े चाव से खाया जाता है, क्योंकि जैसे हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है वैसे इन कोपलों में भी है। लेकिन इन कोपलों की स्वाद और सेहत की अच्छाई पाने के लिए सबसे पहले इन्हें धोया जाता है और इनका छिलका उतारा जाता है, फिर इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर नमक मिलाते हैं और एक बड़े से बर्तन में रखकर किण्वन के लिए कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया से जहर खत्म हो जाता है और हल्का खटापन आकर यह एक हेल्दी फूड का रूप ले लेता है। इसके बाद तो इनसे सूप, नूडल्स, अचार, यहाँ तक कि पापड़ जैसे कई व्यंजन तैयार किए जाते हैं। चाइना में लोग इन खीरों को कच्चा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इसकी खेती करते हैं, क्योंकि वे खीरों को खेतों से लाकर सबसे पहले सावधानी से छीलते हैं और इन्हें बीज से काटकर इनके बीजों को निकालकर बाहर फेंक देते हैं। फिर इसमें नमक लगाकर 3 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि इसका पूरा पानी बाहर निकल जाए, जिससे इसे सुखाना बिल्कुल आसान हो जाए। और इसे तब तक सुखाते हैं जब तक यह सूखकर बिल्कुल सख्त और टिकाऊ ना हो जाए। इसके बाद तो चाइनीज इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काटकर अलग अलग सब्जी में मिक्स करते हैं और पूरे साल खीरे का आनंद लेते हैं। देखिए चाइनीज इन कमल के पौधों से भी चाय बना लेते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें ना तो फूलों का इस्तेमाल होता है और ना ही पत्तों का, बल्कि जब कमल का पौधा पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तब उसमें एक फल आता है जिसके अंदर सुंदर सुंदर बीज छुपे होते हैं। पर असली कमाल तो इन बीजों के भीतर है। इन्हें पारंपरिक तरीके से छीलने पर एक उजला बीज निकलता है, लेकिन इसके अंदर भी एक हरी डंडी होती है जिसे कमल का अंकुर कहते हैं, जो स्वाद में कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद। चीनी लोग इन्हीं अंकुरों को सावधानी से निकालते हैं, सुखाते हैं और फिर इनसे चाय बनाते हैं। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि इन सफेद बीजों का क्या महत्व है तो यहाँ क्लिक करें। दुनिया की जितनी भी चॉकलेट बनती है केवल इस कोको फ्रूट के सीड्स से बनती है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके बीजों को साफ किया जाता है और धूप में तब तक सुखाया जाता है जब तक उनका रंग सफेद से भूरा ना हो जाए। फिर इन बीजों को गर्म रेत में रोस्ट किया जाता है और उनका छिलका उतार लिया जाता है। इसके बाद ग्राइंडर में पीसकर महीन पाउडर बनाया जाता है। अंत में इस पाउडर में चीनी मिलाकर गर्म किया जाता है। फिर इन्हें सांचे में डालकर एक ऐसी वस्तु में बदल दिया जाता है जिसे हम सब खाना पसंद करते हैं। देखिए चाइनीज नारियल के इन गूदों से भी साबुन तैयार कर देते हैं, वो भी बिना किसी केमिकल यूज के। सबसे पहले तो वे नारियल के छिलके उतारते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पत्थर की चक्की में पीसते हैं। पीसने के बाद जो स्टार्च नीचे बैठता है उसे उबालने पर शुद्ध नारियल का तेल प्राप्त होता है। इसी बीच में वे एक साथ कई जड़ी बूटियों को मिलाकर उबालते हैं और उनका रस छान लेते हैं। अब आता है मेन टाइम, जिसमें वे जैतून के तेल, तार के तेल, नारियल के तेल और जड़ी बूटियों के रस को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करते हैं और उसे एक लकड़ी के सांचे में डालकर सूखने के लिए छोड़ देते हैं।
अंत में सूखने के बाद उसे साबुन के आकार में काट कर तैयार कर देते हैं पूरी तरह से नेचुरल सॉप। देखिए चाइनीज मरे हुए जानवरों के चमड़े से ड्रम कैसे बनाते हैं और बनाने का टेक्निक भी बिल्कुल आसान है। बस वे पहले कुछ चूना पत्थर को लेकर अच्छे से उबालते हैं और चमड़े पर उसका लेप लगाकर छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके बाद वे चमड़े के बालों को बिल्कुल आसानी से निकाल लेते हैं और चकाचक कर देते हैं। अब वे कुछ लकड़ी को एक साइज में काट पीट कर ड्रम का आकार देते हैं, फिर साफ किए हुए चमड़े में जगह जगह पर होल करते हैं ताकि उसे लकड़ी में फंसाकर मजबूती से टाइट किया जा सके, जिसमें वे अनगिनत कील मारते हैं। फिर दूसरे साइड भी उसी तरह से कील मारने के बाद पेंट करना शुरू कर देते हैं और तैयार कर देते हैं बाहुबली ड्रम। सबसे पहले किसान ताजे गाजर को पानी में डालता है और हाथों से रगड़कर अच्छे से मिट्टी और धूल साफ करने लगता है, क्योंकि यह आज को चमत्कारी बनाने वाला है। धूप में सुखाने के बाद इन गाजरों को छोटे छोटे टुकड़े में काटता है, फिर पत्थर की ओखली में डालकर गूदे को और बारीक करता है। वहीं दूसरी ओर सफेद गोल फर्मेंटेशन स्टार्टर को तोड़कर महीन पाउडर बनाता है, जिसे गाजर के मैश पर छिड़कता है और अपने हाथों से उसे मिक्स करने लगता है। फिर इन मिश्रण को कागज से ढककर उसे अच्छे से पैक करके छिपा देता है। जब 7 दिनों बाद इस जार को खोलता है तो सबसे पहले साफ फर्मेंटेड रस को निकालकर बोतल में भरता है और उसे अलग रख देता है। अब बचे हुए गूदे को मिट्टी के चूल्हे पर रखकर आग जलाता है। फिर आसवन विधि द्वारा गाजर के अंतिम अमृत को एक कटोरे में इकट्ठा करता है, फिर कुछ चखने का जुगाड़ करता है और आनंद से गाजर का शराब पीता है। देखिए इन मीठे तरबूज से कपड़े कैसे रंगे जाते हैं। सबसे पहले तो इन तरबूज के गूदों को निकाला जाता है और कुछ इस तरीके से कूटकर उसका रस बनाते हैं, जिसे एक बड़े से लकड़ी के बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। फिर एक बर्तन में खुशबूदार गुलदाउदी, दूसरे में नाजुक गुलाब, तीसरे में ताजा पुदीने के पत्ते और चौथे में रसीले अंगूर को रखते हैं और उसमें पानी मिलाकर छोड़ देते हैं। अगली सुबह इन सभी को बारी बारी से छानकर इनके एक एक बूंद रस को निकाला जाता है। अब चूना पत्थर को फोड़कर इन सभी रसों में मिलाया जाता है ताकि इनका रंग गाढ़ा हो सके। कुछ देर बाद इन्हें फिर से छानकर इनके गाढ़े रंगों को कपड़े में बांधकर धूप में लटका दिया जाता है। धूप में सूखने के बाद इन्हें पीटकर महीन पाउडर में बदला जाता है। अंत में एक सफेद कपड़े को फिटकिरी के पानी में धोने के बाद उसे एक लकड़ी के फ्रेम पर फैलाया जाता है, जिसके ऊपर पहले से बनाए गए आइस क्यूब को रखा जाता है और एक एक करके इन पाउडर रंगों को भी उस आइस क्यूब पर छिड़का जाता है। उसके बाद तो जैसे जैसे बर्फ पिघलते हैं, रंग के बूंदे भी कपड़ों पर फिसलकर एक मनमोहक पैटर्न बनाने लगते हैं, जिसे आइस डाइंग कहते हैं। जिन तरोई को हम इंडियंस केवल खाने से मतलब रखते हैं, वहीं चाइनीज इसका पुर्जा यूज कर जाते हैं। सबसे पहले तो पके हुए तरोई को हल्का सा पीटकर उसके बाहरी कपड़े को उतारते हैं, फिर अंदर के रेशे को पानी से धोकर कचरे और बीज निकालते हैं। इसके बाद उन्हें धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। फिर इन्हें बीज से काटकर इनके मोटे रेशे और बचे खुचे बीज को हटा देते हैं और केवल मजबूत मुलायम रेशों को मशीनों की मदद से दबाकर सीधा और चपटा करते हैं। अंत में इन रेशों को काटकर जूते के सोल का आकार देते हैं, जिसे कुशल कारीगर मजबूती से सिलाई करके जूते में फिट कर देते हैं और तैयार कर देते हैं इको फ्रेंडली शू सोल, जो पैरों को आराम देने के साथ साथ धरती को भी प्रदूषित होने से बचाता है। यह लड़की कसावा पौधे के जड़ को छील रही है, जिसे यह कुछ ही देर में स्वाद के मोतियों में बदल देती है। सबसे पहले तो इन छीले हुए कसावा को पत्थर पर घिसकर उसका पेस्ट बनाती है, फिर इन पेस्ट को एक कपड़े में रखकर उसके रस को निचोड़ती है और उस रस को कुछ देर के लिए शांत छोड़ देती है, जिसके बाद नीचे शुद्ध कसावा स्टार्च बैठ जाता है। फिर इन स्टार्च को निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सूखने के लिए छोड़ देती है। सूखने के बाद कसावा स्टार्च को वह आटे के रूप में पीस लेती है, फिर गर्म पानी में गुड़ को मिलाकर उसमें कसावा आटा को मिक्स करती है और अच्छे से गूंथकर मुलायम आटा बना लेती है, जिसके बाद उसे रोटी का आकार देकर छोटे छोटे पीसेस में काटकर नन्हे नन्हे बॉल्स बनाती है। फिर उन बॉल्स को उबालकर उसमें वापस तरल गुड़ मिलाने के बाद पकाकर छोड़ देती है। दूसरी ओर वह काली चाय को चीनी के साथ हल्का भूनती है, उसमें ताजा दूध मिलाती है और पकाकर छान लेती है। लास्ट में गिलास में पहले कसावा पल्स और ऊपर से गर्मा गर्म मिल्क टी मिलाकर तैयार कर देती है पूरी तरह से नेचुरल और दिल को छूने वाली प्योर मिल्क टी। देखिए यह लड़की एक शांत नदी के अंदर से कुछ पौधे इकट्ठा कर रही है, लेकिन यह कोई आम पौधा नहीं बल्कि वह खास सामग्री है जो सदियों से लोग यूज करते आ रहे हैं। यह सबसे पहले इन पौधों को ताजे पानी में अच्छे से धोती है, फिर इन्हें धूप में सूखने के लिए छोड़ देती है ताकि इनकी सारी विटामिन बनी रहे। इसके बाद इन पौधों को पारंपरिक तरीके से पीसकर महीन पाउडर में बदल देती है, फिर इसमें कुछ और जड़ी बूटियां और प्राकृतिक तेल मिलाकर इसे और ज्यादा फायदेमंद बनाती है। अब इन सारी सामग्री को एक साथ मिलाकर आटे की तरह गूंथ लेती है और एक खास सांचे में डालकर साबुन का आकार देती है। इस साबुन को पानी के साथ रगड़ने पर घना झाग निकलता है, जो केमिकल से नहीं बल्कि नेचुरली बनते हैं। इस झाग से बाल धोने पर वो पूरी तरह से साफ हो जाते हैं और देखने में बिल्कुल मजबूत, चमकदार और रेशमी लगते हैं। किसानों को दिन भर कीचड़ में बिताना पड़ता है केवल इस सब्जी के लिए, लेकिन
इसके बाहर आते ही लोग इसके स्वाद के दीवाने हो जाते हैं और महंगे दामों में भी खरीद लेते हैं। दरअसल यह कमल ककड़ी है जिसे किसान कीचड़ से इकट्ठा करके सबसे पहले अच्छे से साफ करते हैं और मार्केट में महंगे दामों में बेच देते हैं। नहीं तो इसका मसालेदार सब्जी, खट्टे मीठे सलाद या स्नैक्स बनाकर बड़े चाव से खाते हैं। देखिए चाइनीज नारियल पानी से भी शराब बना देते हैं, वो भी देसी तरीके से। सबसे पहले वे नारियल के ढक्कन को खोलकर फर्मेंट के लिए उसमें खामीर डालते हैं, फिर उस पर कागज चिपकाकर उसे मिट्टी से पैक कर देते हैं। अगली सुबह नारियल के पैकेजिंग को खोलते हैं और उसमें 7 दिन पुराना खट्टा मीठा चावल डालते हैं, फिर वापस उसे पैक करके 15 दिनों तक भूसे में छुपा देते हैं ताकि कोई दूसरा शराबी देख न ले। अब असली जादू के लिए उस नारियल पानी को बड़े से बर्तन में रखकर आग जलाते हैं और आसवन विधि द्वारा शराब को एक जार में इकट्ठा कर लेते हैं और चखने के साथ मजे से पीते हैं। तरबूज से सिर्फ जूस ही नहीं बल्कि कीमती दवा बन सकती है। बस आपको पके हुए तरबूज को पतले पतले टुकड़ों में काटना है और उसे मिट्टी के बर्तन में रखकर परत दर परत सोडा मिला देना है। साथ ही बर्तन को ठंडी, सूखी और हवादार जगह में रखना है। देखना कुछ ही दिनों में तरबूज और सोडा के मिलने के कारण बर्तन पर सफेद पदार्थ दिखने लगेगा जिसे वाटरमेलन फ्रॉस्ट कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल मुंह के छाले, शरीर के ठंडक और दर्द कम करने वाली दवा के रूप में की जाती है। अगर हम प्याज सस्ते में खा रहे हैं तो उसका कारण प्याज के ऊपर लगा यह बड़ा पंखा है। यह पंखा हवा को उन पाइपों में भेजता है जिनमें छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, जिनसे हवा प्याज के बीच तक जाती है और प्याज को नमी और गर्मी से बचाती है। इस टेक्निक को फोर्स वेंटिलेशन कहते हैं, जिसके कारण से प्याज हार्वेस्टिंग के बाद भी महीनों तक खराब नहीं होता। आपको भी लग सकता है कि किसान इस तरह से स्वीट पोटैटो को दफनाकर उसे बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन यह एक स्वीट पोटैटो से 100 बनाने की टेक्निक है, क्योंकि किसान इन ग्रीन हाउस के अंदर स्वीट पोटैटो दफनाने के बाद उस पर टाइम टाइम से खाद पानी देते रहते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में सतह पर हरी भरी कोपले दिखाई देने लगती है। और जब इनकी लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर हो जाती है तो किसान इन्हें धीरे धीरे हाथों से निकालकर इनका बंडल बनाकर बेच देते हैं या खेतों में प्लांट कर देते हैं। और हाँ, इनके पौधों को तिरछा करके प्लांट किया जाता है ताकि जड़ें मजबूत और फसल भरपूर हो। कीचड़ में उगने वाले इस अजीब से फल को आपने भी खाया है बिना इसके बारे में जाने। दरअसल यह कमल के परिवार से बिलोंग करने वाला फॉक्स नट है, जिसे पानी के अंदर से तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन इनके बीजों को निकालना सैटिस्फाइंग। फिर इनके बीजों को अच्छे से साफ करके सुखाया जाता है, जिसे कढ़ाई में डालकर भूनने के बाद जैसे ही पीटा जाता है एक सफेद पदार्थ निकलता है, जिसे हम भारतवासी मखाना कहते हैं। चाइनीज लोग इस बैम्बू शूट्स के पीछे पागलों की तरह पड़े हैं, जबकि यह जहरीला होता है, फिर भी वे इसका इस्तेमाल खाने में खूब करते हैं। मतलब कि वे इसे मीट में डालते हैं, सूप बनाते हैं, सलाद और अचार भी बनाते हैं, क्योंकि यह हल्की, मीठी, फाइबर और विटामिन से भरपूर होती है। लेकिन घबराइए नहीं, जब बैम्बू शूट्स को छीलकर उबाला जाता है तो इसका प्राकृतिक जहर बिल्कुल नष्ट हो जाता है। देखिए, किसान लकड़ी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें जानबूझकर आग लगा देते हैं, लेकिन आग लगाने से पहले वे जंगल से लाए लकड़ी को अच्छे से सजा कर रखते हैं, फिर उस पर कच्चे कच्चे घास रखकर मिट्टी से ढक देते हैं और जब लकड़ी पूरी तरह से लाल होकर जलने लगती है तब ये उस पर पानी डालकर आग को बुझा देते हैं। आग बुझाने के बाद काले रंग का चारकोल प्राप्त होता है, जिसे ये मार्केट में महंगे दामों में बेच देते हैं, क्योंकि चारकोल बिना स्मोक के लंबे समय तक जलते रहता है और खराब नहीं होता। देखिए, चाइना में लोग मूली को काट कर यूं ही रस्सियों पर लटकाकर धूप में छोड़ देते हैं, क्योंकि चाइना में मूली की खेती इतनी ज्यादा होती है कि मूली मार्केट में खपत ही नहीं हो पाती है। इसलिए किसान इन्हें खेत से लाकर अच्छे से साफ करते हैं और कुछ दिनों बाद जब धूप में रखी मूली सूख जाती है तो वह जल्दी खराब भी नहीं होती, जिसमें चाइनीज मिर्च मसाला मिलाकर उनका स्नैक्स और अचार बना देते हैं, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड और कीमत उस ताजे मूली से कहीं ज्यादा होती है। देखिए, चाइनीज किसान इस कौनसाई फसल को उगाकर वापस खेतों में ही नष्ट कर देते हैं, लेकिन केवल इस पतले से डंठल को काट कर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इसे अच्छे से छीलकर बीच से पतले पतले हिस्सों में काटते हैं और कपड़ों की तरह धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे ताजा कौनसाई धीरे धीरे सिकुड़कर बिल्कुल मुड़ जाता है और लंबे समय तक खराब भी नहीं होता। इसके बाद तो सीजन खत्म हो जाने के बाद भी चाइनीज बस इसे पानी में भिगोकर धीमी आंच पर पकाते हैं और अलग अलग डिशेज जैसे मीट और सूप में मिलाकर दबा के खाते हैं। अगर चाइना के किसान गन्ने को उसके ही पत्तों से ना लपटे तो उन्हें भी इंडियन किसानों की तरह रोना पड़ सकता है। इसलिए जैसे ही गन्ना बड़ा होता है किसान उसके डंठल को लपेट लपेट कर 15 फीट तक लंबा कर देते हैं और उसे बांस का भी सहारा देते हैं ताकि गन्ना मुड़कर टेढ़ा ना हो, बिल्कुल सीधा हो। इसे शुगर कैन रैपिंग टेक्निक कहते हैं, जो गन्ने को धूप की तेज किरणों कीड़ों के हमले और फटने से बचाता है। यहाँ तक कि इसकी बाहरी लेयर पतली और आसानी से छीलने योग्य भी हो जाती है और इसे काटने और लोडिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। पेड़ पौधे की इन ताजी पत्तियों से भी कपड़े पर खूबसूरत डिजाइन बनाई जा सकती है, वो भी बिना किसी केमिकल यूज के। बस आपको अलग अलग डिजाइन के फूल और पत्तियों को लेकर पहले उन्हें फिटकिरी मिले पानी में आधे घंटे तक छोड़ दे, फिर उन्हें सुखाकर सफेद कपड़े पर मनचाहे तरीके से सजा दे और सुविधा के लिए टेप भी चिपका सकते हैं। अब हथौड़े से धीरे धीरे थपथपाइए ताकि पत्तियों और फूलों का नेचुरल कलर कपड़े पर छप जाए। आखिर में कपड़ों को फिर से फिटकिरी वाले पानी में धोकर सुखाने पर जो कलर खिलेगा उसी को इको प्रिंटिंग कहते हैं। अगर आप जंगल में फंस जाए और पानी ना मिले तो घबराए नहीं, बैम्बू आपका प्यास
बुझा सकता है। सबसे पहले आपको अच्छे और मोटे बैम्बू को बजाकर पता करना है कि उसमें पानी है या नहीं। इसके बाद उसमें छोटा सा होल करके पानी बाहर निकालकर आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। यहाँ तक कि बैम्बू का पानी नॉर्मल पानी से ज्यादा मीठा और शुद्ध होता है। सदियों से जमीन के अंदर उगने वाले इस स्वीट पोटैटो को चाइना वाले अब खुले हवा में उगाने लगे हैं, बिल्कुल लौकी की तरह। और इसके कई फायदे भी है, जैसे कि इसमें आप टहनियों से सीधे स्वीट पोटैटो तोड़ सकते हैं बिना पौधे को नुकसान पहुंचे। और स्वीट पोटैटो बाद में भी फूलते रहते हैं। यहाँ तक कि यह टेक्निक केवल जगह ही नहीं बचाती बल्कि इसमें पहले से ज्यादा उपज होती है, क्योंकि इनकी जड़ें और टहनियां अलग अलग पोषण ग्रहण करते हैं, जिससे पौधा और बेहतर तरीके से बढ़ता है। चाइनीज इस कठोर रेगिस्तानी सीसल के पत्ते से कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इनके पत्तों को काटकर किसान मशीन के जरिए गुद्दे को कुचलकर सीसल फाइबर निकालते हैं। फिर सीसल फाइबर को धोकर धूप में सुखाया जाता है ताकि नमी कम हो जाए और मजबूती बढ़ जाए। इसके बाद इन्हें फैक्ट्री में मशीनों से रस्सियों में बदला जाता है, जिनसे या तो नेचुरल मैट बनाया जाता है या जूते के सोल का आकार देकर उसे गोंद या सिलाई की मदद से जूते में जोड़ दिया जाता है। कौवे पत्थर का इस्तेमाल केवल पानी पीने में ही नहीं बल्कि वे पत्थर को ही खा जाते हैं। देखिए, कौवे के साथ साथ ज्यादातर पक्षियों के दांत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वे बड़े से बड़े भोजन को सीधे निगल जाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में काम आता है पत्थर, जो अंदर मौजूद भोजन को पीसकर बिल्कुल छोटा कर देता है। उसके बाद तो भोजन आसानी से पच जाता है और हाँ, वो पत्थर को वापस वोमिटिंग के जरिए बाहर निकाल देते हैं। अगर वाटर स्पिनच की कटाई रात के अंधेरे में ना की जाए तो किसान की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसलिए किसान रात के 2-3 बजे से ही हैंड लैंप लगाकर पानी से भरी मिट्टी में जाकर अपने उंगलियों से एक एक करके कोमल डंठल को तोड़ते हैं। उसके बाद अच्छे से धोते हैं, बांधते हैं और मंडी तक पहुंचाते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम ट्रैफिक नहीं होता और एशिया की अधिकतर ताजा सब्जी मंडी सुबह 5 से 6 के बीच में ही खुलती है। और उस समय ग्राहक और रेस्टोरेंट मालिक बढ़िया माल के तलाश में होते हैं और माल का अच्छा दाम भी देते हैं। अब मैक्सिको के किसान जानबूझकर अपने मक्के के पौधे में फंगस लगाने लगे हैं और फंगस लगने के बाद तो मक्का फूलकर काले और अजीब आकार में बदल जाता है। फिर भी मक्के की कीमत घटने की बजाय 30 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए हो जाती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर, अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर पाए जाते हैं। इसलिए मैक्सिको में इसे राष्ट्रीय फूड के रूप में भी खाया जाता है। भैंस के सींग की तरह दिखने वाले इस चाइनीज वाटर चेस्टनट को आपने भी खाया है, क्योंकि इसका एक छोटा भाई भी है जिसे इंडिया में सिंघाड़ा या पानी फल कहते हैं और इसमें कई अलग अलग बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है। लेकिन क्योंकि ये पानी के अंदर उगते हैं, इसलिए इसे तोड़ने के लिए किसानों को 12-12 घंटे पानी में ही सरना पड़ता है। फिर भी इंडिया में किसानों को मजबूरी में इसे 10 रुपए किलो ही बेचना पड़ता है। वहीं चाइनाई किसान इसे बेचकर लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं और इसका अलग अलग व्यंजन भी बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि बैम्बू से भी शराब बनाई जा सकती है और चाइना में हजारों सालों से बनाई जा रही है। इसमें सबसे पहले एक जवान बैम्बू में होल करके इंजेक्शन की मदद से राइस वाइन डाला जाता है, फिर उसे अच्छे से सील करके कुछ महीनों तक छोड़ दिया जाता है। इस दौरान शराब बैम्बू के न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलकर एक नया अवतार ले लेता है, जिसे आप वापस होल करके निकाल कर पी सकते हैं या बेच सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस काफी ज्यादा होती है। क्या आपने कमल के फूल का फल देखा है, जो अंदर सुंदर सुंदर बीज छुपाए रहता है, जिसे खाने का मतलब कई बीमारियों को दूर करना है। लेकिन आप इसे यूं ही नहीं खा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले ट्रेडिशनल तरीके से इनके कपड़े को उतारकर अंदर का बीज निकाला जाता है, जिसके अंदर भी एक हरी डंडी होती है जो कड़वी होती है, लेकिन चाइनीज इसका भी चाय बना देते हैं। वहीं जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसे या तो ये पहले उबाल कर खा जाते हैं या इन्हें अच्छे से सुखाकर अलग अलग फूड के साथ मिक्स करके खाते हैं, क्योंकि यही सेहतमंद और स्वाद का असली खजाना होता है। टेटनस एक ऐसी बीमारी है जो बिन बुलाए आ जाती है और यह मिट्टी और जंग लगी चीजों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से फैलती है। ये बैक्टीरिया एक जहर यानी कि टॉक्सिन छोड़ते हैं, जो शुरुआत में घाव के आसपास की मांसपेशियों को सख्त करने लगता है, लेकिन बाद में यह पूरे शरीर के मांसपेशियों में ऐंठन शुरू कर देता है, यहाँ तक कि आपके जबड़े के मांसपेशियों को लॉक कर सकता है कि मुंह खोलना तक नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए चोट लगे तो 48 घंटे के अंदर ही टीका लगवा ले, नहीं तो जिंदगी दांव पर लग जाएगी। दोस्तों, यह है पर्क्यूपाइन, जिसे टच करने का मतलब है दर्द के दुनिया में कदम रखना, क्योंकि जैसे ही आप इन्हें टच करेंगे तो इनके बालों के अंदर मौजूद कांटे कुछ इस तरह से टूटकर आपके हाथों में तेजी से चुभ जाएंगे। लेकिन दर्द का असली कारण ये नहीं है, बल्कि इनके कांटों के ऊपर छोटे छोटे दांतेदार सिरे होते हैं, जो आपके बॉडी के अंदर जाकर फंस जाते हैं, जिन्हें निकालते समय आपको सब कुछ याद आ जाता है। जैसे ही यह हिरन अपना सिर हिलाता है तो उसके सींग टूटकर गिर जाते हैं, मतलब कि वह सींग जो उन्हें शिकारियों से बचाता
है बस यूं ही खिलौने की तरह टूट कर गिर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल हर साल प्रजनन के मौसम के बाद हिरन अपने सींग को खो देते हैं, क्योंकि जब इनके बॉडी से टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिरता है तो इनके सींग की पकड़ अपने आप कमजोर हो जाती है और वे गिर जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनके नए सींग बहुत ही तेजी से उगने लगते हैं, जो शुरू में तो काफी मुलायम होते हैं लेकिन बाद में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और हाँ, इस प्रोसेस में इन्हें तनिक भी दर्द नहीं होता है। यदि ग्रास होपर गलती से अपना पैर खो देता है तो क्या हुआ, घाव की वजह से मर जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ग्रास होपर के बॉडी में एक विशेष प्रकार की कोशिका मौजूद होती है, जो खोए हुए अंग का पता लगाकर उसे 3 हफ्तों के अंदर ही रीजनरेट कर देते हैं, जो पहले वाले पैर के तरह ही अधिक लंबे और मोटे होते हैं, यहाँ तक कि परफेक्टली वर्क भी करते हैं। अगर आप गलती से गोरिल्ला जू में गिर जाते हैं तो आप भी डर के मारे चिल्लाने और भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो गोरिल्ला परेशान होकर आप पर ही हमला कर देगा। इसके बजाय आप शांत रहे और अचानक से कोई हरकत ना करे और धीरे धीरे नीचे झुके, ताकि आप छोटे और कम खतरनाक दिखे। और गोरिल्ला के आंखों में तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, साथ ही उससे दूर जाने की कोशिश करें, और ऐसा तब तक करना है जब तक आपको कोई जू स्टाफ बचा न ले। सबसे पहले आपको एक सूखी लकड़ी का फायरबोर्ड लेना है और पतली लकड़ी के सिरे को फायरबोर्ड के गोल निशान में रखना है। फिर इसे हाथ से या इस तरह से तेजी से घुमाना है, साथ ही नीचे की तरफ भी दबाना है, और इस घर्षण के कारण काला लकड़ी का चूर्ण बनेगा, जो धीरे धीरे गर्म होकर आग की चिंगारी में बदल जाएगा, जिसे सावधानी से उठाकर आपको सूखे घास या पत्तों में डाल देना है। और फिर आप फूंक मारकर नेचुरल प्रोसेस से बिना किसी माचिस की सहायता से आग जला सकते हैं। जब आपको पिंपल होता है तो आप भी उसे मजे मजे में फोड़ देते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा करना सही है? असल में पिंपल इस बात के संकेत होते हैं कि आपकी त्वचा बैक्टीरिया से लड़ रही है। इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसमें ऑयल, डेड स्किन और सबसे महत्वपूर्ण व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, जो इन्फेक्शन से लड़कर आपकी त्वचा को ठीक करने का काम करती है। लेकिन जब आप पिंपल फोड़ते हैं तो यह ट्रीटमेंट रुक जाती है और इससे बैक्टीरिया फैल भी सकती है, जिससे आपको और अधिक पिंपल, यहाँ तक कि दाग भी हो सकते हैं। इसलिए पिंपल को छोड़ देना ही बेहतर है। जैसे ही यह मैजिशियन इस बम्बू सूप को इस खाली कपड़े के ऊपर तेजी से हिलाता है तो अचानक से भुने हुए चावल के दाने बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन कैसे? तो अब ध्यान से देखिए, जब मैजिशियन सूप को हिलाने वाला होता है उससे ठीक पहले वह अपने फिंगर को सूप के बीच वाले हिस्से में डालता है, यानी कि सारा चावल इसी सूप के अंदर छुपा हुआ है। बकरियों के सींग कभी कभी इतने लंबे हो जाते हैं कि वे पीछे की ओर मुड़कर उनकी आंखों में चुभने लगते हैं, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज कर दिया जाए तो सींग के लगातार दबाव के कारण आंखों में संक्रमण फैल जाएगा, यहाँ तक कि बकरियां अंधी भी हो सकती है। इसलिए समय समय पर वायर सॉ की मदद से इनके सींगों को काटा जाता है, जो आसानी से बिना किसी दर्द के सींग को काट देता है। और संक्रमण से बचने के लिए कटे हुए स्थान पर भी एंटीसेप्टिक लगाया जाता है। आखिरकार डब्लू को डबल यू ही क्यों कहते हैं, जबकि यह ज्यादातर जगह डबल वी जैसा दिखता है? दरअसल पुराने समय में लैटिन भाषा में डब्लू के लिए कोई अलग लेटर नहीं था। इसे दर्शाने के लिए लोग 2 यू या 2 वी का प्रयोग एक साथ करते थे, और कुछ समय बाद तो केवल डबल यू वाला ही सिंबल लोकप्रिय हो गया। लेकिन बाद में जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ तो उसमें 2 वी जैसे दिखने वाले अक्षर को लिया गया, डबल यू वाला नहीं। लेकिन पुरानी परंपरा की वजह से इसे डबल यू ही कहा जाने लगा और अभी भी कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग सबसे भयानक अपराध करते हैं उन्हें फांसी से पहले आखिरी इच्छा क्यों पूछी जाती है? वैसे कुछ लोग इसे मानवता या दयालुता मानते हैं, लेकिन असल वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल प्राचीन लोगों का मानना था कि अगर किसी अपराधी की आखिरी इच्छा नहीं पूरी की जाएगी तो उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी और लौट कर लोगों को सताएगी। बस इसीलिए उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती थी और अभी भी पूछी जाती है, ताकि उनकी आत्मा तृप्त होकर शांति से नरक लोक चली जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले सिरिंज को झटका क्यों देते हैं? भले ही यह छोटी सी बात है, लेकिन यह आपकी जान बचा सकती है। दरअसल जब सिरिंज में दवा भरी जाती है तो उसमें छोटे छोटे हवा के बुलबुले फंस सकते हैं, और यदि ये बुलबुले आपके शरीर में चले जाए तो ये रक्त प्रवाह को बाधित कर सकते हैं, जिससे आपकी जीवन बाधित हो सकती है। इसलिए डॉक्टर सिरिंज को हल्का झटका देते हैं ताकि ये बुलबुले ऊपर चले आए और फिर प्लंजर को दबाकर बाहर निकाल दिया जाए। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर को एक विशेष रूप से डिजाइन की गई भट्ठी यानी कि फर्नेस में रखा जाता है, जो 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है। यह तीव्र गर्मी 2 से 3 घंटे के अंदर में ही शरीर को हड्डियों के टुकड़ों और राख में बदल देती है। फिर एक चुंबक की मदद से सर्जिकल पिन, डेंटल इम्प्लांट जैसे अन्य धातुओं को अलग की जाती है। उसके बाद हड्डी के टुकड़ों को एक मशीन में डालकर महीन राख में बदला जाता है, जिसे लास्ट में एक कलश में रखकर परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। क्या होगा यदि आप चलना ही भूल जाए, मतलब कि हाथ पैर सलामत है,
उसके बावजूद भी जी हाँ कुछ ऐसा ही होता है अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जब वे धरती पर वापस लौटते हैं। दरअसल अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती है जिससे हड्डियों और मांसपेशियों पर दबाव नहीं पड़ता है और वहाँ मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर चलना ही नहीं पड़ता है। इसलिए जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटते हैं तो उन्हें चलना और संतुलन बनाना फिर से सीखना पड़ता है। इसके लिए उन्हें स्पेशल एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की नाभि में रुई क्यों जमा होती है? आखिरकार आपका शरीर खुद से रुई तो बनाता नहीं है, तो फिर ये आते कहाँ से हैं? दरअसल यह तब होता है जब आपके कपड़ों से छोटे छोटे रेशे टूटकर निकलने लगते हैं। आमतौर पर ये रेशे त्वचा से हटकर जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन अगर आपके पेट पर ज्यादा बाल है तो ये रेशे उनमें फंस जाते हैं और धीरे धीरे घूमते हुए नाभि में इकट्ठा हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षियों की पोटी सफेद क्यों होती है? असल में यह सफेद नहीं होती है। दरअसल पक्षियों के पास यूरिन, मल त्याग और यहाँ तक कि प्रजनन करने के लिए भी एक ही होल होता है। मतलब कि सब कुछ एक साथ एक ही होल से बाहर आता है। वैसे में जो सफेद वाला भाग होता है वह उनका यूरिन होता है और असली पोटी वो काले भूरे रंग के धब्बे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि नरक कहाँ है? दरअसल रूस में 19 साल लगातार पृथ्वी के अंदर एक गहरा गड्ढा खोना गया जिसकी गहराई 12 किलोमीटर से अधिक है। इसका नाम कोला सुपर डीप बारहोल है और यहाँ खुदाई के दौरान बहुत सी आश्चर्यजनक चीजें मिली। लेकिन लास्ट में जब वैज्ञानिकों ने इसके अंदर माइक्रोफोन डालकर देखा कि आखिर इतनी अंदर आवाजें कैसे आती है तो कुछ ऐसा सुनाई दिया। हालांकि इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, फिर भी इसे कुछ लोग अभी भी मानते हैं। अगर एक मक्के का दाना गलती से आपके नाक में चला जाए तो शायद यह अंकुरित होकर धीरे धीरे मक्के के कौन में बदल सकता है, जो कि आपको यह पागलपन लग रहा हो। यदि हवा में सीधे फायर की गई गोली वापस किसी इंसान के ऊपर गिर जाए तो क्या होगा? तो देखिए, जैसे ही गोली हवा में फायर की जाती है तो गुरुत्वाकर्षण और हवा का प्रतिरोध उसे धीमा कर देते हैं और वह अपने उच्चतम बिंदु पर जाकर रुक जाती है, लेकिन फिर वह वापस तेजी से गिरती है और इसकी गति इतनी बढ़ सकती है कि वह 200 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाएगा और इतनी तेजी से गिरती गोली किसी को भी गंभीर रूप से घायल कर सकती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। अगर आप गलती से च्युइंगम निगल जाते हैं तो यह 7 साल तक आपके पेट में रहता है क्योंकि च्युइंगम पचता नहीं है और शरीर में फंस जाता है। लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ, ये बात तो सत्य है कि हमारा पाचन तंत्र च्युइंगम को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, लेकिन यह शरीर में फंसता नहीं है बल्कि धीरे धीरे पाचन तंत्र के रास्ते से होकर दूसरे द्वार से बाहर निकल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग पासों की मदद से गेम में चीटिंग कैसे करते हैं जिसमें आपका पसंदीदा अंक बार बार आएगा? तो सबसे पहले आपको पासे के अंदर ड्रिल करके एक छोटा कील डाल देना है और फिर उसे पेंट कर देना है। इससे पासे का एक पक्ष भारी हो जाएगा जिससे आपका विपरीत पक्ष बार बार ऊपर की ओर आएगा। वहीं दूसरे तरीके में पासे को हल्का गर्म करना है जिसमें वह संख्या ऊपर होनी चाहिए जिसे आप बार बार मंगाना चाहते हैं और जब पासा ठंडा होगा तो पिघले हुए हिस्से का संतुलन बदल जाएगा और आपका पसंदीदा अंक आने की संभावना बढ़ जाएगी। तीसरे में आपको पासे के कुछ हिस्से को फ्लैट कर देना है क्योंकि फ्लैट पक्ष आसानी से नहीं लुढ़कता है जिससे वह नीचे रह जाएगा और आपका पसंदीदा संख्या ऊपर हो जाएगी। यह लुढ़कता हुआ अमेरिकन टम्बलबीट सिर्फ एक सूखा पौधा नहीं बल्कि एक चलता फिरता खतरे की घंटी है, क्योंकि जैसे जैसे यह बड़ा होता है तो यह सूखा, गोल और कांटेदार बन जाता है और अपने जड़ों से अलग होकर हवा के साथ लुढ़कते हुए लाखों बीज फैलाता रहता है और अपनी आबादी बढ़ाता रहता है। इतना ही नहीं, यह फसलों को नुकसान पहुँचाता है, सड़कों को जाम करता है, गाड़ियों में स्क्रैच करता है, घरों के आसपास इकट्ठा हो जाता है और जंगलों में आग लगने का कारण भी बनता है। मजाक मजाक में दोस्तों ने उसकी कुर्सी पर एक पिन रख दी और जब वह बैठी तो वह पिन उसकी त्वचा में चुभ गई। शुरू में दर्द के मारे उसने चीख मारी, लेकिन फिर वो भी मजाक समझकर हंसने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। दरअसल उस पिन के ऊपर बैक्टीरिया मौजूद था जो घाव के जरिए उसके खून में चला गया और संक्रमण तेजी से फैल गया और उसे ब्लड पॉइजनिंग हो गया। बाद में डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन वह बच न सकी। यह छोटा सा यूबिला आपके पूरे लाइफ को आसान बनाता है क्योंकि इसके कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि जब आप खाना निगलते हैं तो यह यूबिला पीछे की ओर झूलता है ताकि खाना आपकी नाक में न जाए। इसके अलावा यह लगातार सलाइवा उत्पन्न करता है जो गले को नमी प्रदान करता है और निगलने में सहायता मिलता है। यूबिला बोलने में मदद करता है क्योंकि यह आपके गले के पीछे के मांसपेशियों को नियंत्रित करता है।
हर साल हजारों नन्हे सी टर्टल अपने अंडों से निकलकर समुद्र की ओर दौड़ लगाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत ही मौत से भरी होती है, क्योंकि कई कछुए तो किनारे पर केकड़े और पक्षियों के द्वारा ही मारे जाते हैं, और जो कुछ समुद्र तक पहुंच भी जाते हैं तो वहां मछलियां और दूसरे शिकारी मार डालते हैं। मतलब कि 1000 कछुओं में से केवल एक ही बड़े हो पाते हैं, और फिर वो भी ठीक उसी तट पर लौटते हैं जहां उन्होंने जन्म लिया था, अंडे देने के लिए। क्या आपने सोचा है एस्केलेटर के सीढ़ियों पर ये खांचे क्यों होते हैं? क्या आपके जूते में ग्रिप बनाने के लिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में जब एस्केलेटर घूमता है तो ये खांचे ऊपर की एक दांतेदार प्लेट के साथ बिल्कुल फिट हो जाते हैं और इन खांचों को लॉक कर देते हैं, जिससे कोई भी कपड़ा या सामान एस्केलेटर के अंदर फंसेगा नहीं और लोगों के लिए सुरक्षित रहेगा। यह खूबसूरत सी नन्ही सी ततैया एक जिंदा कॉकरोच को ज़ॉम्बी बना देती है। सबसे पहले यह कॉकरोच पर वार करके उसके दिमाग में अपना जहर डालती है, जिसके बाद कॉकरोच जिंदा लाश बन जाता है, जिसे ततैया घसीटते हुए अपने बिल तक ले जाती है। वहाँ उसके शरीर में एक बड़ा अंडा देती है और कुछ समय बाद अंडे से एक लार्वा निकलता है जो कॉकरोच को अंदर से खाना शुरू कर देता है, लेकिन कॉकरोच जीवित रहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। धीरे धीरे लार्वा बड़ा होता है और अंत में उसके शरीर को फाड़ कर बाहर निकल जाता है, इस खौफनाक प्रक्रिया को रिपीट करने के लिए। दोस्तों यह है एंट ईटर्स, जिसके पास दांत नहीं होते हैं, फिर भी यह एक दिन में 30,000 से अधिक चींटियों को खा जाता है। दरअसल इसके पास एक जादुई जुबान होती है। जादुई जुबान मतलब 2.5 फीट लंबी जुबान होती है और इनके जुबान पर एक खास तरह के चिपचिपा सलाइबा होता है, जिसमें चींटियां फंस जाती है और इसी के मदद से यह चींटियों के घर के कोने कोने से चींटियों को निकाल कर खा जाता है।